सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कानून, अदल और इंसाफ, किसी भी मुआशरे के आप समझ लें कि ये वो 3 बुनियादी अनासर हैं जिनकी मौजूदगी और फाली मुआशरे को मजबूत से मजबूत तरीन बनाती है। आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। कानून, अदल और इंसाफ की बदौलत ही अगर मैं कह दूँ कि मिसाली मुआशरे तश्कील दिए जा सकते हैं तो गलत नहीं होगा। और ऐसा होता किस वक्त है, ये है सवाल। ऐसा होता उस वक्त है जब हुकूमत इदारों को आज़ाद करती है, जब हुकूमत मुल्की और अवामी मुफाद देखते हुए कानून साजी करती है, जब पार्लियामान से ऐसे फैसले किए जाते हैं जिनसे एक आम आदमी की ज़िंदगी आप कह लें कि आसान हो गई। अच्छा, मगरिब की बात करते हैं। मगरिब, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे क्यों है ये हम नहीं सोचते, उसमें हम काम नहीं करते कि हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं मगरिब हमसे आगे है। आज बात करते हैं कि क्यों है। मगरिब के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, और उस ऐसी चीज़ की वजह से वो हमसे आगे हैं और हम उसकी वजह से पीछे हैं कि हमारे पास वो नहीं है। मगरिब ने यह कह लें कि इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे की, क्या है राज? इसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह है कि मगरिब ने अपने मुआशरे में कानून को फ़ाल किया, अदल और इंसाफ के निज़ाम को ना सिर्फ हम कहें कि मजबूत किया, बल्कि ऐसी मस्बत इस्लाहात की जिसकी बदौलत उनके रियासती इदारे, उनके कौमी इदारे मज़ीद ताकतवर हुए। जिन मुआशरों में अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान जो फासला जितना कम होता है, वो मुआशरे यकीन जानिए उतने ही ज़्यादा, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, उतने ही ज़्यादा पुरअमन और मुस्तहकम होते हैं। जिन मुआशरों में अवाम को मुल्क के अदल और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एतबार होता है, उन मुआशरों में आपको लगता है कि तवाज़ुन बरकरार ना रह सके? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन मुआशरों में हर हाल में तवाज़ुन बरकरार रहेगा। और ये सब होता है उस वक्त जब एक जमहूरी रियासत की जमहूरी हुकूमत के अफराद पार्लियामान में बैठकर कानून साजी के ज़रिए अपने मुल्क के इदारे मजबूत करें, इनमें बेहतरीन इस्लाहात भी करें, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ के मेरिट को बहाल करें, कानून को गैर सियासी करें, फ़ाल करें। और ऐसा तब मुमकिन हो सकता है। उसी मगरिब की अगर मैं बात करूं, उनका एक मुल्क, मगरिब का एक मुल्क अमेरिका, अमेरिका के एक जज जिनका नाम है जी फ्रैंक कैप्रियो, अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड के शहर प्रोविडेंस में मॉडल अदालत के ये जज हैं, जो पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ कि शोहरत रखते हैं तो गलत नहीं होगा। मेहरबान होने के साथ साथ लोग उनको रहमदिल भी कहते हैं। अच्छा, उनकी अदालत में जहाँ शहरी अपने मसाइल लेकर जाते हैं और फौरी हल भी पाते हैं, उनकी मकबूलियत की वजह उनके फ़ैसले भी बने और उन्हें पूरी दुनिया से खतूत आते हैं, लोग ख़त लिखते हैं और लोग उनको पैसे भी भेजते हैं। अब ज़रा सोचें कि ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका की एक रियासत के मॉडल कोर्ट का जज पूरी दुनिया में इतना मकबूल हो गया। ये ज़रा क्लिप देखिए। तो क्लिप आपने देखा नाज़रीन। कानून और अवाम का ये रिश्ता, कानून और अवाम का ये रिश्ता जब इतना मजबूत हो जाता है तो फिर मुआशरे में अदम इस्तेहकाम का ख़तरा यकीनी तौर पे टल जाएगा, और टलना भी चाहिए। जराइम का खात्मा ताकत की बजाय अक्ल, शऊर और रहमदिली के साथ अगर किया जाए तो यकीनन बगैर किसी शक के शुबे के ज़्यादा बेहतर होगा। जब मुल्क का कानून मुल्क के शहरी के लिए, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नाइटमेयर की बजाय उम्मीद की किरण साबित होगा, या जब मुल्क का कानून एक आम फर्द के लिए जहर कातिल के बजाय आब हयात का काम करेगा, जब मुल्क का कानून मुल्क में रहने वालों के दिल में खौफ की बजाय एतमाद पैदा करेगा, एतबार, कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, तो फिर उस मुल्क में जराइम की शरह क्या खुद ब खुद कम नहीं हो जाएगी? यकीनी तौर पर कम हो जाएगी। अब फ्रैंक कैप्रियो का दोबारा जिक्र करते हैं जी। फ्रैंक कैप्रियो, उन्होंने अपने फैसलों की बदौलत अवाम और कानून के दरमियान फासले मज़ीद कम की। अपने फैसलों के ज़रिए प्रैक्टिकली ये साबित किया, मैं अक्सर कहती हूँ ज़बानी जमा खर्च कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली अपने अमल से साबित करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रैक्टिकली उन्होंने अपने फैसलों से बात साबित की कि कानून किसी बला का नाम नहीं है जिससे आप खौफज़दा हो जाएं।
कानून किसी ऐसी बला का नाम नहीं है जो जिंदा इंसान खा जाती है, बल्कि जिस मुआशरे में कानून जितना मुतहरिक होगा वो मुआशरा उतना ही मजबूत होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। उन्होंने अपने फैसलों से ये भी बताया कि कानून रहमदिल होता है, बहुत रहमदिल होता है। देखिए ज़रा, अब आपने देखा ये वो बर्ताव कह लें, वो रवैया कह लें, वो एटीट्यूड कह लें, जिस वजह से एक आम आदमी के दिल में ना सिर्फ इस जज के लिए एहतराम या इज़्ज़त पैदा होगी, बल्कि अपने इदारे के लिए भी इज़्ज़त बढ़ेगी। ऐसा ही है, उस आम शहरी को ये यकीन हुआ कि अदालत हो या कानून, वो उसी के लिए बने हैं और उसी के लिए काम करते हैं। टू कट शॉर्ट, उसी के हैं, उसी के लिए बने हैं, उसी के लिए काम करते हैं और उसी के हैं। ये एहसास बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है और हमेशा बहुत ज़रूरी रहेगा किसी के लिए भी जो यहाँ जाएगा। ये यकीन बहुत ज़रूरी था, है और हमेशा रहेगा कि जो कानून आपके लिए बनाया गया वो आपका ही है, क्योंकि वो बना ही आपके लिए था, तो आपका ही होगा। और आपका एतमाद, आपका एतबार, आपका कॉन्फिडेंस उस कानून पर हमेशा होना चाहिए, 100 में से 100%। वो हकीकी तौर पर आपके लिए ही है। लेकिन जिस मुआशरे में, अब आ जाते हैं किसी और तरफ, जिस मुआशरे में कानून को लोग खौफ की निगाह से देखते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं कानून का नाम सुन के, जिस मुआशरे के लोगों के दिलों में कानून के लिए ना इज़्ज़त रहती है, एंड वेरी सॉरी टू से, ना कोई एतबार रहता है, जिस मुआशरे के लोग ये समझते हो कि कानून अमीर का मुहाफ़िज़ है, लेकिन वही कानून गरीब का कातिल बन जाएगा। अमीर का मुहाफ़िज़ लेकिन गरीब का कातिल, आ गया ना एक डिफरेंस। उस मुआशरे का हाल क्या होता है? वही होता है जो हमारे मुआशरे का है। उस मुआशरे का हाल हमारे मुआशरे जैसा होता है। सज़ा का खौफ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जुर्म किया क्यों गया, क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है? ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर एक गरीब आदमी गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी करता है, गौर कीजिए ना, इमेजिन करें, गरीब आदमी है, गुर्बत है, घर में रोटी चाहिए, बच्चे भूखे हैं, बच्चों का पेट भरना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो कहेगा चले चोरी करता हूँ। तो सज़ा उस गरीब आदमी को तो मिलनी चाहिए, लेकिन क्या उससे पहले उस शख्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो इक़्तिदार पर बैठा है? और इक़्तिदार पर बैठा झूठे वादे करके, झूठे दावे करके, लेकिन उसके होते हुए उसके मुल्क में लोग भूखे पेट सो रहे हैं और बच्चों की भूख देखने के लिए, मिटाने के लिए वो चोरी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सज़ा उस गरीब को मिलेगी, इक़्तिदार वाले को नहीं। हमारे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मुआशरे में जो साहब इक़्तिदार अफराद होते हैं वो हुकूमत में आते ही सबसे पहले इदारों को खोखला करने की कोशिश करते हैं। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? वो सबसे पहले कौम को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सिवाय उनके किसी और इदारे पर, किसी और शख्स पर एतमाद किया ही नहीं जा सकता, लिहाजा ना किया जाए। हमारे मुआशरे में जो हुक्मरान होता है वही सबसे ज़्यादा अपने इदारों की, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, तज़हीक करता है। तज़हीक, जिसके पास जितना बड़ा सरकारी ओहदा होता है वो उतना ही बड़ा कानून शिकन बनकर सामने आ जाता है, नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं अपने सरकारी ओहदे का। हमारे मुआशरे में अगर लोग करप्शन पर पकड़े जाते हैं तो सोचिए क्या होता है? उनके चाहने वाले उनको हीरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई हीरो है, हीरो बना देते हैं और सज़ा देने वाले इदारों के खिलाफ तहरीक चलाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर वो लोग हमला आवर होते हैं जो इस मुल्क के 3 बार हुक्मरान बनते हैं। इसलिए हमारे मुआशरे का दस्तूर, अगर मैं कह दूँ कि उल्टा है, तो बिल्कुल आपको सीधी बात लगेगी। यहाँ जो हुकूमत करने के लिए आता है वो सबसे पहले इदारों के इख्तियारात कम करने की कोशिश करता है, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करता है। हम पर हुकूमत करने वालों ने कानून और अवाम के दरमियान फासला बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा दिया कि अवाम पुलिस पर तो एतमाद करती ही नहीं है। ऐसा ही है, थाने जाने से खौफ आता है सबको, अगर कोर्ट कचहरी का नाम सुन लें तो जान निकल जाती है। मामला सेटल करवाने के लिए रिश्वत तक देते हैं बेचारे लोग, मिन्नतें तरले भी करते हैं, लेकिन ना पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं ना अदालत जाना चाहते हैं। इसकी एक वजह ये कि एक तो हम पर जो हुकूमत करने वाले हैं उन्होंने इन कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना गुलाम बनाया, उनके इख्तियारात कम कर दिए, उनमें सियासी भर्तियां कर दी, उनको अपनी सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया। और दूसरी वजह ये कि यहाँ जुर्म करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन उससे जुर्म कैसे हुआ, उसने जुर्म किया क्यों था, ये जानने की कोशिश तक नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर अभी कुछ अर्सा पहले
कराची में ये शोर उठ गया था कि रॉन्ग वे से आने वालों के खिलाफ ना सिर्फ चालान किया जाएगा बल्कि उनकी FIR भी काटी जाएगी। आपको याद होगा, अब जिस पर ये FIR काटी जाती, वो चाहे तालिब इल्म हो या कोई मेहनत कश हो या कोई भी शख्स हो, वो ना बैरून मुल्क नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता था, ना उसको सरकारी नौकरी मिलती। इस तरह कितने ही लोगों के मुस्तकबिल दाव पर लग जाते। ज़रा सी गलती की वजह से कितने ही अफराद अपने मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगवा कर बैठ जाते। तवील अरसे से लोग रॉन्ग वे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आप सज़ा अपने शहरियों के एक आम आदमी के मसाइल को देखते हुए तजवीज़ कर देते ये हल, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। यहाँ अमीर, बड़ा आदमी, एलीट तबका जब कानून की जद में आता है तो वो क्या करता है, देखिए ज़रा। लोग हैं जो इस मुल्क के हुक्मरान बने, बार बार बने, मैं अक्सर कहती हूँ बार बार बने, और इनमें से कुछ तो अभी भी हुकूमत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका फ़र्ज़ क्या था कि पार्लियामेंट में बैठकर ऐसी कानून साज़ी करते, ऐसे इक़दामात करते जिनकी वजह से अवाम और कानून के दरमियान फासले कम होते। उन पर फ़र्ज़ था कि ये अपने कौमी इदारों को मुनाफे बख्श बनाते, ये अपने रियासती इदारों में सेहतमंद इस्लाहात करते, उनको मज़ीद बाइख्तियार बनाते। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने उल्टा इदारों के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि ये सियासी फ़ायदा हासिल कर सकें, ये लोग ख़ुद सियासी फ़ायदा हासिल कर सकें। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जब नवाज़ शरीफ अपोजिशन में होते, याद करें, तो वो पीपल्स पार्टी को अदालतों की इज्जत करने का मशवरा देते, थकते नहीं थे। ऐसा ही है, हर वक्त इज्जत करने का मशवरा देते थे अदालतों की, पीपल्स पार्टी को। अदालतों का एहतराम करने का दर्स भी देते थे, अदालतों के मुहाफिज भी बने रहे खुद। और जब नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आए, अब सिचुएशन चेंज होगी, अपोजिशन से इक़्तिदार में, तो जरदारी साहब अदालतों के साथ खड़े हो गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी ने अदालतों की हिमायत शुरू कर दी, नवाज़ शरीफ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, नवाज़ शरीफ को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। क्योंकि अब आप वजह जाने, आसिफ अली जरदारी इक़्तिदार में थे तो नवाज़ शरीफ को जरदारी हुकूमत अदालतों के ज़रिए जाती हुई दिखाई दे रही थी, उन्होंने इसलिए अदालतों का साथ दिया। और जब नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में थे तो जरदारी साहब को नवाज़ शरीफ हुकूमत अदालतों के ज़रिए गिरती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए जरदारी साहब ने उस वक्त अदालतों का साथ दिया। जबकि हकीकत ये थी कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, दोनों ही ये जानते थे कि अगर मुकदमात अदालत गए, ख्वाह वो किसी के भी हों, तो बचना किसी एक ने भी नहीं है। और फिर जब दोनों इक़्तिदार में ना रहे तो उन्होंने मिलकर अदालतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का फ़ैसला किया। और ये अफसोस का मुकाम, अफसोस का मुकाम, हमारे हुक्मरानों के ये रवैये ही हैं जिनकी वजह से मुआशरा कभी मिसाली मुआशरा बन ही नहीं सका इतने सालों में। ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से अवाम और कानून के दरमियान फासले कभी कम हो ही नहीं सके। जब हुकूमत करने वाले सिर्फ हुकूमत करने के लिए हर इदारे को सियासी कर देंगे, हर इदारे को यरगमाल बना लेंगे, हर इदारे को धमकाएंगे, तड़ियाँ लगाएंगे, हर इदारे पर कीचड़ उछालेंगे, हर इदारे को गंदा करने की कोशिश करेंगे, तो माशरे की तरबियत कैसी होगी? माशरे की तरबियत भी वैसी ही होगी। हमारे माशरे में तो हाल अब ये कि अगर आप वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कुछ कह दें, गलती से कह दें, तो फिर आपकी ज़बान बंदी लाजिम हो जाती है। अजीज़ मेहमान, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला एक सहाफ़ी जिसने ख़बर ब्रेक की थी बिलावल के ट्रेन मार्च में, जो लोग आए, जो लोग लाए गए, वो पैसे देकर लाए गए थे। देखिए ज़रा इस खबर के बाद क्या होना था, वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, जो हुआ। इनको धमकियां मिलने लगीं जिसका इजहार इन्होंने कई बार किया था। ज़रा ये भी देखिए, आपने सुना। और अब ये सहाफ़ी जिसका नाम अज़ीज़ मेमन था, ये हम में नहीं रहा। 56 साल अज़ीज़ मेमन की लाश एक अक़लियती बिरादरी की इबादत गाह के करीब से मिली। इनके गले में इलेक्ट्रिक तार फंसी हुई थी और इनको धमकियां दी जा रही थी। किस जानिब से? आप हैरान होंगे, पुलिस की जानिब से। भला पुलिस भी किसी को धमकियां देती है? पुलिस तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। धमकियां देने वाला कोई और नहीं, दोबारा सुन ले, पुलिस थी, पुलिस। और ये पहली बार, क्या पहली बार हुआ हमारे मुल्क में? पहली बार तो नहीं हुआ। अयान अली को पकड़ने वाले पुलिस एहलकार का हाल क्या हुआ था, याद है आपको? यही हुआ था। किसने मारा, क्यों मारा, बस मार दिया। यहाँ तो यही होता है। यहाँ कानून ने दिन दिहाड़े 14 अफराद मार दिए। यहाँ कानून ने हुक्मरानों के ख़ानदानों तक को प्रोटोकॉल दिया। यहाँ सियासत बचाने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया।
अजीज़ मेमन के कत्ल पर कमेटी बनेगी, कमेटी बनी फिर क्या होगा, कमेटी बनने के बाद तफ्तीश होगी और फिर क्या होगा, केस बंद हो जाएगा। जो आसिफ जरदारी साहब इक़्तिदार में आकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों का सुराग ना लगा पाए, सोचे ज़रा, वो एक गरीब सहाफ़ी के कत्ल पर क्या तहकीकात जो हैं, आपको लगता है तहकीकात करवा लेंगे? आपको लगता है इज़ इट पॉसिबल? ये कमेटियाँ, ये इंक्वायरियाँ, ये सब मरहूम की, आपको सुनने में कड़वा लगेगा, हजम करने में भी कड़वा लगेगा, लेकिन कहते हैं सच कड़वा होता है। ये कमेटियाँ, ये इंक्वायरियाँ, ये सब मरहूम की आखिरी रसूमात समझ लें। मरने वाले की आखिरी रसूमात होती है ना, मरहूम की आखिरी रसूमात समझ लें आप। ये इंक्वायरियाँ और कमेटियाँ, तहकीकात। मरने वाले ने गलती भी इतनी बड़ी की थी मेरे ख्याल से, उसका जुर्म भी तो नाकाबिले माफ़ी था ना। उसने हिम्मत कैसे की ये बताने की, उसकी हिम्मत हुई कैसे ये बताने की कि बिलावल जरदारी साहब के ट्रेन मार्च में लोगों को पैसे देकर लाया गया। ये है हमारा मुआशरा, क्योंकि हमारे मुआशरे को चलाने वाले लोग ही ऐसे हैं। और हमको अगला अफसोस का मुकाम कि हमें उनकी आदत हो चुकी है। कहते हैं हम यूज्ड टू हैं, हमें आदत हो गई। हम बस सोशल मीडिया पर दूसरे ममालिक से आने वाली वीडियोस को देखकर खुश हो जाते हैं कि इन ममालिक में कानून होता है और कानून ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ हुकूमतें कानून को ना गुलाम बनाती हैं, ना अदालतों की रुकावट बनती हैं, ना जज साहिबान को गालियाँ निकालती हैं, ना अपने निकम्मेपन को फ़ौज की साजिश करार देती हैं, सरकारी इदारों को तबाह नहीं करती, ना वो हुकूमतें मेरिट की धज्जियाँ उड़ाती हैं, बल्कि वो अपने माशरे में काबिल अफराद को पूरा मौका देती हैं माशरे की बेहतरी के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए काम करने का। वो मौका देती हैं ऐसे अफराद को आगे आने का जो माशरे में मौजूद बिगाड़ को ठीक कर सकें। वो मौका देती हैं ऐसे अफराद को आगे आने का जो माशरे के लिए कुछ भी अच्छा कर सके। लेकिन यकीन इस बात का उनको होना चाहिए कि अच्छा करेंगी, जो भी करेंगी कुछ भी अच्छा। लेकिन यहाँ का निज़ाम तरतीब ही ऐसे दिया गया, वेरी सॉरी टू से, जिसने फ़ायदा दिया अमीर को, बड़े आदमी को, जिसने खामोश करवाया मजलूम को, छोटे को, गरीब को, बेबस को, जिसने हिफाजत की तो करप्शन की, जो मुकम्मल तौर पर मफलूज और अपाहिज निज़ाम। फ्रैंक कैप्रियो जैसे, बल्कि उनसे भी कई काबिल अफराद ने इस मुल्क के हर शोबे में आपको नज़र आएंगे। मैं आपको आज भी बता रही हूँ, उस तरह के काबिल अफराद आपको इस मुल्क के हर शोबे में नज़र आएंगे। लेकिन शर्त क्या है, वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक निज़ाम में इनकलाबी इस्लाहात ना हो सकें। नज़र आएंगे लेकिन काम तभी करेंगे, उनको आप यूज़ तभी कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, जब इस निज़ाम में सही मायनों में, क्या कहते हैं इमरान खान साहब, तब्दीली, सही वाली तब्दीली वो आएगी, तभी ये सिस्टम चलेगा और ये मुल्क चलेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी आवाम की, कानून की, अदल की, इंसाफ की, यानी हमारे सिस्टम की, निज़ाम की। और अब हमारे साथ हमेशा की तरह सेगमेंट में मेहमान मौजूद है, मारूफ तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब वार्म वेलकम। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे जानना चाहूँगी, हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? पहले तो कहते थे हमें आए हुए दिन ही कितने हुए, चले अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, साल से ऊपर हो चुका है। आपको परफॉर्मेंस कैसी लगती है और सबसे बड़ी गलती आपको हुकूमत की ऐसी कौन सी लगती है जो उनकी परफॉर्मेंस में आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट है? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़िज़ा, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि परखा और देखा उसी चीज़ को जाता है जो एग्जिस्ट करती हो। आपने कहा इनकी परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस तो कहीं है ही नहीं, तो देखेंगे उसको क्या और क्या उसको एनालाइज करेंगे। और जो सबसे बड़ी गलती हुकूमत ने की है वो ये कि सिवाय पिछलों का रोना रोने के उन्होंने कोई एक ढेले का काम करके नहीं दिया। और यही वजह है कि आज हर तरफ से आवाज़ें उनके खिलाफ उठ रही हैं। गरीब आदमी जिसको ये तवक्को थी, जिसने वोट दिया था कि शायद तब्दीली आ जाएगी, शायद वो नारे और दावे और वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे कर पाएंगे, लेकिन उन्हें तो उसके लिए फुर्सत ही नहीं मिली है। गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान होने की बजाय अजाब हो गई है। उसके लिए हर चीज़ महंगी है। महंगाई का रोना सिर्फ बहुत ही गरीब तबका नहीं रो रहा, लोअर मिडिल क्लास सब लोग जो हैं उनकी चीखें निकल रही हैं ऐन उसके मुताबिक जिसका वादा पीटीआई के मिनिस्टर्स ने किया था। अगर आपको याद हो,
असद उमर ने भी यही कहा था कि जी ये चीखें निकलेंगी अभी तो थोड़ी थोड़ी, फिर उसके बाद डॉक्टर फिरदौस अशकवान ने कहा अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और निकलेंगी चीखें। तो ये एक वादा है पूरा जो उन्होंने किया है। तो इसकी आप मुझे बताइए मैं क्या परखूँ इसको बैठ के। उन्होंने कहा था 100 दिन में हम ऐसी इनकलाब ले आएंगे कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारी सिमत दुरुस्त है, लेकिन ना वो सिमत दुरुस्त हुई है ना कहीं कोई परफॉर्मेंस है। मुझे बताइए मैं इसके ऊपर क्या तबसरा करूँ। अच्छा चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है, इदारों के बारे में बात करते हैं, बड़ा ही जिक्र है जब से गवर्नमेंट है, क्योंकि एहतसाब का नारा लगा कर ही आए और एहतसाब लगता था कि एहतसाब के अलावा अब तब्दीली कुछ और होगी नहीं, बस जो तब्दीली होगी वो दर हकीकत एहतसाब होगा अपोजिशन वालों का। फिर इदारे आज़ाद हैं, नैब के चेयरमैन को आए दिन हम देखते हैं कि आकर कहना पड़ता था कि हम इंडिपेंडेंट इदारा है, हम आज़ाद हैं। ऐसी ज़रूरत ही क्यों महसूस होती थी? बुखारी साहब के नायब के चेयरमैन आके तकरीर करके बताते रहे कि जी हम आज़ाद हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी इमरान खान साहब की काबीना में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं खुल के नाम लूँगी, फवाद चौधरी साहब, मुराद सईद साहब, इस तरह के बेशुमार हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर कोई अच्छू गुजर बने होते हैं कि तड़ियाँ लगा रहे होते हैं कि कोई गिरफ्तार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग अपोजिशन से ज़्यादा खतरा हैं इमरान खान साहब के लिए, जो उनके अपने हैं और ऐसी गलतियाँ करे चले जाते हैं? पहली बात तो ये है कि एहतसाब की जहाँ तक बात है, ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इनको मैं इनके बारे में एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, वन आइड जैक की। ये एक बहुत ही पुरानी फिल्म थी बॉलीवुड की। उन्हें सिर्फ एक नाक से नज़र आता है, दूसरी आंख से नज़र नहीं आता है। वो सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किए हुए हैं और इस हद तक ले गए हैं कि अब वो एहतसाब कम और इंतकाम ज़्यादा लगता है, जबकि दूसरी तरफ उनकी निगाह देखने से कासर है। खुद अपनी ज़बान में फरमाते हैं वो, अगर आपको याद हो एक फेमस इंटरव्यू उनका छापा था हमारे साथी जावेद चौधरी साहब ने, उसमें वो कहते हैं कि मैं तो हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों को इसलिए हाथ नहीं लगाता हूँ कि ये 10 मिनट में गिर जाएगी, और फिर वो कहते हैं कि मैं डिफेंस मिनिस्टर को इसलिए नहीं पकड़ता हूँ कि वो हवालात में कोलैप्स कर जाएंगे। जो चेयरमैन नैब ये कह रहा हो, उस एहतसाब को गैर जानिबदार कहने से बड़ी कोई गाली और हो नहीं सकती। आप ये देखिए कि और वही सब लोग जिनको इमरान खान साहब अपने 16-17 साल में चोर, डाकू, लुटेरे कहते रहे, वो सारे आज या तो उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं या उनके चहीतों में शामिल हैं या उनके MNAs हैं या उनके MPAs हैं। तो ये जो यकतरफा एहतसाब होता है ना, ये कोई एहतसाब नहीं होता, ये सिर्फ सियासी इंतकाम होता है और उसी के बदतरीन मुजाहरे जो हैं वो हम देख चुके हैं और मज़ीद अब पता नहीं कितनी देर तक देखेंगे। तो एहतसाब की गाली तो जो है वो अब इनको अब पढ़ने वाली है, बहुत जल्दी लोग चीख रहे हैं, आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई हैं। इनकी तरफ भी देखा जा रहा है कि आपके पीछे जो 65 के करीब नैबियाज बैठे हुए हैं, नैबज़दा जिसको कहते हैं, उनके बारे में कौन जवाबदेह है, उनका हिसाब कौन करेगा। एक शख्स जो डिस्क्वालीफाई होता है 1962-63 के तहत, तो उसको आप कहते हैं वो ना पार्टी का सरबराह रह सकता है, ना पार्टी की किसी एक्टिविटी में शामिल हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ एक आदमी इसी उसके ऊपर 62-63 के तहत नाअहल होता है, वो आपका एडवाइज़र भी है, वो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी भी देख रहा है, वो आपके लिए इत्तेहादी इकट्ठे करके भी लाता है, वो आपकी कैबिनेट मीटिंग में भी बैठा होता है। तो जहाँ ये हालात होंगे तो आप खुद ही डॉक्टर फिजा तय कर लीजिएगा कि वो कैसा एहतसाब होगा और क्या उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। अच्छा बुखारी साहब, मुझे एक फेडरल मिनिस्टर, मैं उनका नाम कोट नहीं करूंगी, उन्होंने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के कानों में फूंके मारते हैं और उनकी वजह से अच्छे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इंग्लिश वाले सफ़र की बात कर रही हूँ, उर्दू वाले की नहीं। फिर अनकरीब फिर इस तरह के लोग उर्दू वाला सफ़र भी करने को तैयार हो जाते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं जब कुछ नहीं मिल रहा होता। अच्छा वो मुझे ये बात मैं आप जानिए मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या इमरान खान साहब कानों के इतने कच्चे हो सकते हैं बुखारी साहब कि उनके कान में कोई फूंक मार दे और वो किसी के खिलाफ हो जाएं। आप इस बात को किस तरह समझते हैं, आपको यकीन आता है? देखिए गुजारिश ये है कि एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि हुकूमत जो है वो जादू टोने से चल रही है, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि एक विशेष सर्कल है जो इर्द गिर्द इमरान खान का घेराव किए हुए हैं, जिसमें बहुत ही मनपसंद लोग शामिल हैं, जो या तो उनके दोस्त रहे हैं या उनके फाइनेंसर्स रहे हैं, और दुनिया उन्हीं के गिर्द घूमती है इमरान खान साहब की। ना उससे ऊपर उठ के वो देख सकते हैं, ना उससे नीचे किसी की बात सुनने के लिए आमादा हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप PTI के करीबी हलकों से ख़ुद सुन सकते हैं। उनके मिनिस्टर, उनके MNAs MPAs प्राइवेट महफिलों में इस पर बात करते हैं कि उन तक रसाई मुमकिन नहीं है। एक ख़ास ग्रुप है जो उनका घेराव किए हुए है और बनी गला से ना उन्हें निकलने देता है, ना किसी की बात सुनने देता है। अब अगर इस बात को तय कर लें आप, तो आप खुद ही बताइए कि एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क का और उस तक
रसाई ना हो जो हकीकी सूरत हाल है या लोग क्या कह रहे हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, तो ऐसा शख्स क्या फ़ैसले कर पाएगा। लिहाजा होता यही है कि हर तीसरे चौथे दिन उन्होंने उठ के कहना होता है कि हम माफियाज जो हैं वो जर्नलिज्म में ख़त्म कर देंगे, सहाफ़त में, और माफियाज जो है हम ख़त्म कर देंगे। पहली बात तो यह है कि ये वही जर्नलिज्म है, ये वही सहाफ़त है जिसके बलबूते पर आप जिसको सीडी के तौर पे इस्तेमाल करके इक़्तिदार तक पहुँचे थे, अब आपको उसमें कीड़े नज़र आने लगे हैं, इसलिए कि मीडिया आवाम की आवाज़ का रिफ्लेक्शन है। वो आपको दिखाता है कि आपने 1.5 साल के अंदर क्या कार्रवाई की है, कितने का आपने अवाम के मसाइल हल किए हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप ये हुक्मरानी चीज़ ही ऐसी है डॉक्टर फ़िज़ा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ जाती है जिसकी कुर्बानी देनी पड़ती है वो है क़ुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस टू बेयर क्रिटिसिज्म। ये इमरान खान साहब की अब सब ज़ीरो लेवल पर जाने वाली है, इसलिए कि जब से वो आए हैं मीडिया को गैग करने के लिए, मीडिया को क्रिपल करने के लिए कितनी कोशिशें हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो, मीडिया ट्रायल कोर्ट वो बनाने चले थे, हालांकि मुल्क में बेपनाह लॉज मौजूद हैं जो किसी भी जर्नलिस्ट का अहाता कर सकते हैं, लेकिन उनकी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हों या कोई भी हो, वो नई नई दरफुंतनियाँ छोड़ते रहते हैं। अब हाल ही में सोशल मीडिया जो इनकी सबसे बड़ी सीढ़ी थी उसको भी रेगुलेट करने का नाम लेके जिस तरीके से उसका कला कमा करने की कोशिश थी, उस पर इतना शदीद रिएक्शन आया, मुल्क में से नहीं बल्कि बाहर से भी। उन तमाम यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप गैग करना चाहते थे, जिनके दफातर खोल के आप उन पर काबू पाना चाहते थे, उन्होंने इसको बेपनाह तरीके से रेजिस्ट किया, बड़ी बुलंद आवाज़। अच्छा बुखारी साहब आप, इसलिए आज मैंने अभी सुना है। अच्छा मुझे एक और चीज़ याद आई। जी आप कंप्लीट करें, क्या सुना आपने थोड़ी देर पहले? जी अभी थोड़ी देर पहले सुना कि नहीं वो अब इस फैसले पर वापस जा रहे हैं और इसको रिव्यू करने का फैसला किया है कि रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से बेटर सेंस प्रिवेल्ड, उनको पता चल गया कि ये अब मुमकिन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन का जो तूफ़ान है इसको आप आंखें बंद करके ये समझ लें कि ये नहीं है, ये तो मुमकिन है, लेकिन इसके वजूद से, इसके हकीकी वजूद से इनकार जो है वो अब किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये एक रियलिटी है, इसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑपोजिशन, हकीकी ऑपोजिशन होती वो है, आइडियल ऑपोजिशन होती वो है जो हुकूमत को टफ टाइम देती है, जहाँ देना बनता है, यानी हुकूमत के गलत फैसलों पे सामने खड़ी हो जाती है और आवाम को रिप्रेजेंट कर रही होती पार्लियामेंट में। मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी हम देखते तो ऑपोजिशन और हुकूमत वाकई लगता है कि पुराने दुश्मन, बड़ी पुरानी दावतें हैं। आपको लगता है कि इख्तलाफात जब इतने ज़्यादा हो जाएँ तो फिर मुल्क चल सकता है? और कितना देखते हैं आप ये पूरा टेन्योर पूरा करेगी पीटीआई गवर्नमेंट अपना या नहीं करेगी? देखिए ये एक बदकिस्मती की बात है कि हमने देखा कि इस हुकूमत के यानी आने के बाद होता ये है कि हुकूमत अपोजिशन से ये दरख्वास्त करती है कि आइए मिल के चलते हैं, अवाम के मसाइल हल करते हैं। यहाँ उल्टी गंगा बही है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कहा, आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि हम आपके साथ मिफाक यानी वो जमहूरियत और मिसाक मईशत करना चाहते हैं, आइए मिल के चलते हैं, लेकिन उसको दरखुर एतना नहीं समझा। हुकूमत ने इस पेशकश को लिफ्ट नहीं कराई और आज नतीजा यहाँ है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो टॉक टर्म पर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को आमादा नहीं है। तो ऐसे में हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल है। और ये आप मेरी बात मान लीजिए कि हुकूमत चल नहीं रही है, घिसट रही है। अब देखना ये है कि कितनी देर तक मजीद घिसटती रहेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त के लिए और जिये के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कबड्डी की और हमारे साथ मौजूद होंगे कबड्डी टीम के खिलाड़ी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो वेलकम बैक। आपको पता चल गया कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। कबड्डी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी कबड्डी का वर्ल्ड कप रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया और बिलाशुबा मैं कहूँगी एक तारीखी फतह है जिसकी मुबारकबाद बहरहाल बनती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान कबड्डी टीम के खिलाड़ी खालिद भट्टी और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान भी हमारे साथ मौजूद। दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले खालिद आपकी तरफ आना चाहूँगी। खालिद बहुत बहुत मुबारक हो, कैसा महसूस कर रहे हैं फातेह टीम का हिस्सा होकर, खासतौर पर इंडिया को शिकस्त देकर? पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा थैंक्स आपने हमें टाइम दिया, मीडिया वालों को सारा शुक्रगुजार हूँ और खैर मुबारक। दूसरा मैम के
ये तो माशाल्लाह सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद ये भी, और कल की हमें मुबारकी मिल रही है। शिकस्त दी इंडिया को, इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है जहाँ भी मैच प्राप्त होता है। तो शकीन माशाल्लाह इतने कल पुरजोश में थे। हमारा होम ग्राउंड था, होम ग्राउंड में हम इतने जोशो खरोश से थे। उसके बावजूद जब हमारा मैच इंडिया का ऊपर हुआ तो हमारे पॉइंट लूज हुए तो एक दफा खामोशी छा गई। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें जो पेरेंट्स और दोस्तों की और पाकिस्तान की दुआएं थी, तो शिकस्त ही होती है ना, जीत ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर पाकिस्तान ने मैच विन किया और हमने एक न्यू। अच्छा खालिद, हम ये चाहेंगे आप वो मोमेंट शेयर करें, वो राज जरा शेयर करें कि जब आपने खुद ही बताया कि शुरू में टीम थोड़ी दबाव में भी थी और खामोशी छा गई, जब भारत के पॉइंट्स आपसे ज्यादा थे, फिर एकदम से बाजी पलट गई और आप लोग जीत गए, वो जरा मोमेंट शेयर कीजिएगा। मैडम देखिए, दो टीमें खेलती हैं और हार जीत होती है। एक टीम में जीतना, इसमें हार नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की थी या इंडिया की थी। दो टीमों में एक तो जीतना, एक में हारना है। दूसरा ये मोमेंट ये थी कि हम बड़े कॉन्फिडेंट में से, ये बात नहीं है क्योंकि हमारी गेम है। हम पंजाब दो, इंडिया पंजाब और पाकिस्तान पंजाब की ये गेम है, बेसिक रवायती खेल भी है। हम अपने कॉन्फिडेंस में हुए थे कि हमारा ये होम ग्राउंड है। लोगों की नजर में ये एकदम हुआ है कि इंडिया ऊपर चला गया, लेकिन अभी काफी टाइम पड़ा हुआ था। तो हमारे सामने मिनिस्टर साहब और काफी गवर्नर साहब बैठे हुए थे, बड़े सारे परेशान हो गए, ये क्या हो, इतना बड़ा पाकिस्तान में पहली दफा इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान के पॉइंट नीचे हैं और इंडिया के ऊपर हैं। लेकिन ये गेम का एक हिस्सा है, ये गेम का एक हिस्सा है। तो हम जीते हुए थे, जीत के हम ग्राउंड में गए हैं, हार के नहीं गए। और जो इनके चलिए ठीक है जी, हमारे शो का भी एक हिस्सा है सदीक जान, हम उस हिस्से को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी। सदीक, फाइनल अगर किसी और टीम के साथ होता तो आप अग्री करेंगे कि शायद इतना सनसनीखेज ना होता। भारत मुखालिफ हो तो फिर खेल का रंग और भी जम जाता है। आप अग्री करते हैं मेरी बात से? जी जी एग्री करते हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ एक ऐसे हालात में, एक ऐसी सूरत हाल में जब ये हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो कश्मीर में जुल्म कर रहा है और यहाँ पे उनको जिस तरह से शिकस्त हुई। और पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि इंडिया से बाहर कहीं पे इस तरह से वर्ल्ड कप हुआ है और पाकिस्तान पहली मरतबा जीता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे ये खिलाड़ी, जिन्होंने कौम को इतनी हर तरफ से जब मनफी खबरें आ रही हों, मुश्किल सूरत हाल हो, उसमें एक खुशगवार एक हवा का झोंका। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि भारत को शिकस्त दी है, तो जो हमारे साथ खिलाड़ी हैं उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं, पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि अब इसी तरह से हमारी जो दीगर स्पोर्ट्स की टीमें हैं, जो दीगर हमारे खेल हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दें। इसी तरह से अच्छी खबरें आनी चाहिए, कोई इंटरटेनमेंट होना चाहिए, कोई हम ये जो सियासी दंगल और सियासी अखाड़ा और ये जो सियासी कुश्ती हर वक्त जारी रहती है, कोई उससे निकल के हम ये जो अपनी मट्टी अपना खेल जिस तरह से वो सारा चलता रहा, तो ये बहुत खुशाइंद है और इन चीज़ों पर बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो पहले मैं आपसे पूछूंगी खालिद, और इसी सवाल का जवाब मैं सदीक आपसे भी लूंगी। कबड्डी के फ़रोग के लिए जो हुकूमत है, हुकूमत से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं अक्सर देखती हूँ खालिद के जो खिलाड़ी हैं उनकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनका मोराल बहुत हाई होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनको हुकूमत से शिकायत होती है कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। आपकी कुछ शिकायत हैं? खालिद भट्टी। शायद खालिद हमें नहीं सुन पा रहे। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। देखें, हम बहुत सारे हमने रीजनल प्लेयर्स देखे, बड़े बड़े नाम थे। खालिद अब्बास खान रहा, आज हमें कहीं नज़र नहीं आते। हमें जो है वो रमज़ान मस्तोई बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, मंसूर हयात खान, न्याजी, तैमूर खान, हमें कहीं ये खिलाड़ी नज़र नहीं आते, उनका कोई नाम नज़र नहीं आता क्योंकि हुकूमत की तवज्जो इन चीज़ों पे नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको ऊपर लाना चाहिए। रीजनल जो टीमें हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। और बिल्कुल आप देखें, हमारे खेल के मैदान वीरान हो गए हैं, हर जगह खेल के जो मैदान है वहाँ पे कब्जे हैं, हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है जो स्पोर्ट्स हैं हमारी उनके ऊपर। तो बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए और ख़ास तौर पे ऐसे हमारे खेल जिसमें पोटेंशियल भी है, जिसमें हम पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें भी दे सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस होना चाहिए। हमारा बदकिस्मती से फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है और किसी स्पोर्ट्स किसी और खेल पर नहीं है। ठीक है जी खालिद, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। हुकूमत से आपको कुछ शिकायत उस प्लेटफॉर्म से आप पहुंचाना चाहें?
शायद यही है कि ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए और ज़्यादा स्कोर किए जाए, जैसे वर्ल्ड कप पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है और ये बिग इवेंट था और पाकिस्तान ने अपने नाम पे किया है, कितनी खुशी हुई लोगों ने। और बाकी तमाम फैसिलिटीज हैं आपके पास, या और भी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, और ये कहना चाहते हैं कि बस माशाल्लाह अब हमारा मोराल जो हाई है, 2-3 माह तक इंशाल्लाह प्लेयर काउंटिंग के लिए जाएंगे। ये वर्ल्ड कप में प्रमोट की है कबड्डी और ये लोगों को नौकरियां मिली हैं और लोगों को जो ग्रेड ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कोई वापडा का है, रेलवे का है, कोई नेवी का है, कोई एयरफोर्स का है, इनको प्रमोशन मिली है। इस वर्ल्ड कप से बड़ी जो बड़ी कबड्डी फरोग पे गई है। इंशाल्लाह इसी तरह अगर होते रहे इवेंट, और हम वो मुल्कों को वैसे ही देना चाहते हैं जो लोग कहते हैं यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, फलां हो रहा है, ये वो, ये हमने कामयाब करके उनको दिखाया कि पाकिस्तान की अभी तक लोग जिंदा है, उसमें वो जज्बा है और इंशाल्लाह इसी तरह हम इंडिया की टीमों को शिकस्त देंगे। ठीक है जी, खालिद भट्टी और सदीक जान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपको और भी थी। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।